हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा सेक्शन है, अगर उसकी बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। वैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ना रहता है आप लोग को, जो नॉर्मल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। उससे थोड़ा अलग है, आगे है यह, लेकिन है वही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले हिटलर एंड लॉन्डन नाम के साइंटिस्ट ने 1927 में डेवलप किया था, कंपाउंड के कोवलेंट कंपाउंड के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, और आगे चल के उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया। जो मेन मतलब फोकस था पूरी तरह से ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट पे। लेकिन फर्दर इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग और स्लैटर, पॉलिंग बहुत बड़े साइंटिस्ट है, पॉलिंग एंड स्लैटर स्लैटर वही हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया था, और पॉलिंग भी, पॉलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल होता है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो पहले 1927 में थ्योरी आया, फिर बाद में पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको फर्दर डेवलप किया, और इन्होंने डेवलपमेंट जो किया वो 1930 से 31 के बीच में किया, राइट। तो इस तरीका से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा बेसिकली पॉलिंग और स्लेटर का थ्योरी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से मतलब यूज करता है अपने कॉन्सेप्ट को, उसको आप देखो। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन पोस्टुलेट्स क्या है? वैसे भी कोई भी थ्योरी जो होता है वो किसी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन होता है थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो उसको हम लोग पोस्टुलेट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। पोस्टुलेट, पोस्ट का मतलब बाद में, चुलेट्स मींस कंक्लूजन। किसी एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे कोई भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट NH3 का होल 6 एंड Cl3, ये बहुत ही पॉपुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसी को लेकर के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस थ्योरी को। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्लियर आपको पता है कि सेंट्रल एटम यह है, ये लिगेंड है और एक काउंटर आयन है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले आया था वार्नर्स थ्योरी, जो 1898 के आसपास आया। मींस फर्स्ट थ्योरी था वार्नर्स थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करता है। तो कोई भी थ्योरी जो फर्स्ट होता है उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स रहते हैं। एज यूजुअल हमारे वार्नर्स थ्योरी में भी बहुत सारे डिमेरिट्स था। वार्नर्स थ्योरी नहीं बता पाता था कि हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, लिगेंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बता पा रहा था। कोऑर्डिनेशन और जब 4 होगा तो कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेन होगा, उसके बारे में वो डैम श्योर होकर कुछ भी नहीं बताता है। इसलिए हमें एक न्यू थ्योरी का रिक्वायरमेंट था जो इस सारे प्रॉब्लम को खत्म करे, और वार्नर्स थ्योरी के बाद सेकेंड न्यू थ्योरी हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट से है, फर्स्ट ये मानता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि हमारे कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में, जो सेंट्रल एटम है और ये जो लिगेंड है, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मींस कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मानना यह है कि लिगेंड जो होता है वो लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो पहला पोस्टुलेट से हो गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दिस थ्योरी अज्यूम्स ligand form coordinate covalent bond with central atom of complex compound, right, through donation of electron pair, means ligands lone pair donate करके central atom से coordinate covalent bond form करता है। पहला पोस्टुलेट हुआ। सेकंड यह है कि सेंट्रल एटम जो हमारा, जैसे कोबाल्ट यहां पे हमारा है, कोबाल्ट तो पहले से एक बॉन्ड फॉर्म किया है काउंटर आयन के साथ, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वार्नर्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा सेंट्रल एटम जब लिगेंड से बॉन्ड फॉर्म करता है तो सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से होता है। तो किस तरह के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा हमारा सेंट्रल एटम? तो यहां पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है
कि सेंट्रल एटम अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना हमारे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, हमारा सेंट्रल एटम जो है उतना ही लिगेंड से बॉन्ड फॉर्म करता है। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर था उतना ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो हमारे जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है लिगेंड से बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और वो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एम्प्टी प्रोड्यूस करता है बिकॉज हियर लिगेंड डोनेट्स लोन पेयर टू सेंट्रल एटम। मींस यहां पे लिगेंड के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल रहता है क्योंकि उसके बाद लोन पेयर डोनेट करना है। तो एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एक एम्प्टी से ही हो सकता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में जो बॉन्ड फॉर्म उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। तो अगर दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो उनके ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऑर्बिटल हमारा फुलफिल्ड है तो दूसरे को एम्प्टी होना पड़ेगा। इसलिए सेंट्रल एटम अपना कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग अपने एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करता है। अब एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो आपको हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट पता है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम of complex compound produces empty hybridized orbitals by mixing of similar energy empty atomic orbitals। empty atomic orbital को इंटरमिक्स करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? आई विल डिस्कस एवरीथिंग लेटर। तुरंत मैं बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन अभी मैं पोस्टुलेट्स बता रहा हूं। इसके बाद तीसरा पोस्टुलेट से है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मींस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितना प्रोड्यूस करेगा हमारा सेंट्रल एटम, इस पे डिपेंड करता है कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा 3 करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 4 एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो 5 करेगा। 6 होगा तो 6 करेगा। मींस जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही वह एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है, राइट। अब एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे प्रोड्यूस करता है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है और हाइब्रिडाइजेशन भी कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है, जिसको मैं अब दिखाने जा रहा हूं। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नेक्स्ट पॉइंट यह बोलता है कि जो बॉन्ड फॉर्म होता है हाइब्रिडाइज मींस सेंट्रल एटम अपना हाइब्रिडेशन कर लिया। अब हाइब्रिडेशन करने के बाद बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स आर ओवरलैप्ड विथ एम्प्टी or by empty hybridized orbitals of central atom of coordination compound। means central atom का empty hybridized orbital रहता है और ligand का fulfilled atomic orbital रहता है। means ligand का fulfilled orbital और central atom के empty orbital के बीच में overlapping होता है और उस overlapping से coordinate covalent bond form होता है, right। अब मैं अगला postulates में यह बताने जा रहा हूं, हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल एटम अपना हाइब्रिडाइजेशन कैसे करता है, मींस किस तरीका से अपने ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करता है। तो हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। मींस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यही मेन रोल प्ले करता है। और कैसे होता है उसको देखो आप एज फॉलोज। मैं यहां पे एक टेबल बना दे रहा हूं। यह कोऑर्डिनेशन नंबर का है हमारा कॉलम, यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री का है, यह हाइब्रिडाइजेशन है और यह पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स है जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहता है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो उस समय ज्योमेट्री लीनियर होता है। ज्योमेट्री लीनियर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि सेंट्रल एटम को 2 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जरूरत है। और हाइब्रिडेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमें प्रोड्यूस करना रहता है उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जब हमारे सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 है मतलब सेंट्रल एटम को 2 ही बॉन्ड फॉर्म करना है, सेंट्रल एटम को 2 बॉन्ड फॉर्म करना है, इट मींस सेंट्रल एटम नीड्स 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। For 2 hybridized orbitals, hybridation will be sp। Why? sp क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है उस ऑर्बिटल से ओनली सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। और एस ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल नेचर रखने की वजह से
ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। इसलिए जब भी कोई एटम अपना हाइब्रिडेशन करता है, उस हाइब्रिडेशन में अपने एस ऑर्बिटल को ऑलवेज यूज करता है। तो एक एस ऑर्बिटल तो यूज होगा ही, और इसके बाद फिर एक पी यूज होगा, 2 ऑर्बिटल यूज हो गया, और जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतना ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा। तो हमें 2 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हमें 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट है। इसलिए सेंट्रल एटम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब इंटरमिक्स करता है, और इस तरीका से हाइब्रिडेशन sp हो जाता है। जिस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है उस समय ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब 3 होने का मीनिंग हुआ सेंट्रल एटम नीड्स 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। फॉर दिस सेंट्रल एटम विल यूज 3 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर इन इंटरमिक्सिंग। अब 3 में क्या करेगा, एस को तो करना ही करना ऑलवेज है। एक एस हो गया तो पी से 2 ले लेगा, तो पी हमारा जो ऑर्बिटल है उसका भी जो पी मतलब ऑर्बिटल है उसके सबसेल है, उसके 3 ऑर्बिटल है पी एक्स पी वाई पी जेड। तो उस तीनों में से कोई 2 ले सकता है। यहां पे मैं पी एक्स पी वाई दिखाया हूं, राइट। जिस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, उस समय सेंट्रल एटम को 4 बॉन्ड फॉर्म करना है। 4 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक एस लेगा और 3 पी लेगा, मींस तीन चारों को मिलाकर 4 हो गया। 4 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेगा तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा, और इस तरीका से 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स अपने एक एस और 3 पी ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है, राइट। लेकिन हमारे कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स का कुछ कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर भी होता है। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो होगा, टेट्राहेड्रन अगर ज्योमेट्री होगा तब तो हाइब्रिडेशन आपका sp3 हो जाएगा। लेकिन अगर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो गया तो हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 नहीं होता है। इसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से यहाँ पे सेंट्रल एटम करता क्या है कि अपने एक एस एक 2 पी को तो यूज करता ही है, एक डी ऑर्बिटल को भी हाइब्रिडेशन में यूज करता है, और उस डी ऑर्बिटल को यूज करता है जो डी ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में भी रहता है और एक्स वाई एक्सिस के अलोंग भी रहता है, जो हमारा होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। इसलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को यूज करता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा इस तरह का डी सबसेल हुआ, एक इसका लोअर एक इसका जो डंबल रहता है एक्स के लॉन्ग रहता है और एक हमारा वाई के लॉन्ग रहता है। इसलिए यही डी ऑर्बिटल इस हाइब्रिडेशन में यूज होता है। कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होता है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज होता है, राइट। अब ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक का हुआ। अब इसके आगे अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर 5 है तो ज्योमेट्री 5 जो वाले का ज्योमेट्री क्या होगा। हालांकि 5 वाला हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन आप कॉमनली ज्योमेट्री होता है ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। अब कोऑर्डिनेशन 5 होने का मतलब हुआ सेंट्रल एटम नीड्स 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। फॉर दिस सेंट्रल एटम will intermix 5 empty atomic orbitals and 5 empty atomic orbitals will be 1s 3p, क्योंकि s ऑर्बिटल में, s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होता है, दोनों को मिला के 4 ही हुआ। अब एक और यूज करना है तो d का यूज होगा। इसलिए इस बार हाइब्रिडेशन हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d और dsp3 भी हो जाएगा। कुछ में dsp3 भी होता है, sp3d होता है, राइट। अब इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन पार्टिसिपेट करता है, तो यहां मिस ऑर्बिटल्स रहता है तो एस रहेगा, ऑर्बिटल्स एस रहेगा, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों पी ऑर्बिटल रहेगा, प्लस डी जो एक है डी जेड स्क्वायर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। डी जेड स्क्वायर वह डी ऑर्बिटल होता है जो उसका एक लोब जेड एक्सिस के लॉन्ग रहता है, दूसरा लोब रिंग के फॉर्म में एक्स वाई प्लेन में रहता है, रिंग इन एक्स वाई प्लेन।
ये हमारा हुआ dz स्क्वायर। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल्स को मैं और भी दिखाऊंगा आपको प्रॉपर्ली, कौन एक्सिस में रहता है, कौन एक्सियल है, कौन नॉन एक्सियल है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि इस हाइब्रिडेशन में यही डी ऑर्बिटल यूज होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो गया, तो बहुत ही पॉपुलर कॉम्प्लेक्स होता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडेशन होता है sp3, क्योंकि 6 इस बार ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट है। 1s होगा, p का 3 होता है, दोनों को मिलाकर 4 होता है। अब जितना भी कम है वो d से लेंगे हम लोग, तो इस बार 2 d ऑर्बिटल आ जाएगा, sp3d2। कई बार यहाँ पे हाइब्रिडेशन d2 sp3 भी होता है। sp3d2 d2 sp3 में क्या डिफरेंस है, आई विल डिस्कस लेटर। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है। जब एक्सप्लेन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, राइट। बट फिलहाल अभी आपके लिए दोनों सेम है। और इसमें जो ऑर्बिटल्स इस्तेमाल होता है हाइब्रिडेशन में, वह हमारा एक केस px py pz इस्तेमाल होता है, और साथ में जो d ऑर्बिटल 2 इस्तेमाल होता है, दोनों ही d ऑर्बिटल हमारा जो इस्तेमाल होता है यहाँ पे वो हमारा यूज होता है एक्सियल डी ऑर्बिटल। मींस एक होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर और दूसरा dz स्क्वायर। इस तरीका से हमारा यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेंट्रल एटम अपना इम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है, और उसी इम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। यह हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स था। अब इस पोस्टुलेट्स को यूज करके मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके कोवेलेंट मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके मैं इस दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। गौर से आप सब देखो, मैं साइड बाय साइड दोनों को लिया हूं जिससे आपको और क्लियर कॉन्सेप्ट हो। दोनों ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैसे कैसे बॉन्डिंग हुआ है, तो सबसे पहले देखो गौर से, यहाँ पे कोबाल्ट हमारा है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि Cn का -1 होता है। फ्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इसलिए यहाँ भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। कोबाल्ट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बाबू, आप सबको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जितने भी 3D सीरीज के मेटल है सबका आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन बने और उसमें कंफर्टेबल रहो तो। देखो जी, तो कोबाल्ट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। यहाँ पे कोबाल्ट अपने 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए कोबाल्ट 3+ का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d6 हो जाएगा, क्योंकि यू नो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट होता है आउटर मोस्ट शेल से, उसके बाद इनर से। तो पहले 4s का 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है कोबाल्ट में, कोबाल्ट 3+ के फॉर्म में। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s का निकलेगा, जब 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो d का निकलेगा। इसलिए कोबाल्ट 3+ का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6। ओके, यहां भी हमारा कोबाल्ट 3+ ही है, तो इसका भी हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। अब ये 3d6 जो हमारा, इसको मैं थोड़ा दिखा रहा हूं कोबाल्ट को। कोबाल्ट जो हमारा +3 है, इसका यह 3d ऑर्बिटल है, 3d, ये 3d हुआ। आपको पता है डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होता है, इसलिए मैं दिखाया 3d। 3d के बाद क्या आता है 4s, 4s के बाद क्या आता है 4p, 4p के बाद क्या आता है 4d। तो मैं लिख दे रहा हूं इस तरह से 4d। ओके जी, उसी तरीका से इस साइड भी कोबाल्ट 3+ का यह हुआ 3d, 3d के बाद 4s, 4p एंड लास्ट 4d। ओके जी,
अब यहाँ पे 3d6 है, तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाता है, तो एक एक करके सब में जाएगा, राइट। उसके बाद पेयरिंग शुरू होगा। अब पेयरिंग हो गया, मींस 5 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है 3d6 में, तो पेयर हो गया यहाँ पे, राइट। सेम थिंग हैपन हियर आल्सो, according to Hund's rule, similar energy orbitals are first singly filled and then pairing is started. तो समय के करके चला गया, अब एक और बचा हुआ है डी में 6 से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पेयर्ड हो गया, राइट। अब हमारा आता है लिगेंड। एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये जो हमारा है, यह हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब हुआ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये भी देखा गया कि यहाँ पे एन से मैं रिप्रेजेंट करूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एग्जैक्ट नहीं बता पाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, लेकिन फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से पता किया गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ 4 आया, मींस यह पैरामैग्नेटिक हमारा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को देखा गया, यह कॉम्प्लेक्स हमारा डाई मैग्नेटिक है। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि यह डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। डाई मैग्नेटिक का मतलब हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। डाई मैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, जबकि यहां पे दिख रहा है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। एक्सपेरिमेंट से यह कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि यह कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि यह इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक्चुअल में क्या होता है, बैक पेयरिंग हो जाता है। बैक पेयरिंग हो जाता है। बैक पेयरिंग का मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन बैक पेयरिंग मींस, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल्स जो हमारा रहता है, डी ऑर्बिटल्स, डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होता है। इसको मैं थोड़ा यहां दिखा दे रहा हूं आपको। डी सबसेल के पास, ये जो डी सबसेल हमारा है, डी सबसेल 5 इसके पास ऑर्बिटल होता है। इसमें से एक कॉल बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स है, राइट। और इस सभी डी ऑर्बिटल्स का अलग अलग ओरिएंटेशन होता है। डी एक्स वाई बोलते हैं जब हमारा डी ऑर्बिटल जो रहता है वो एक्स वाई प्लेन में रहता है, मींस एक डंबल ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहता है। मींस डी एक्स वाई जो हमारा डी ऑर्बिटल है वह किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं होता है उसका एक, लेकिन वह एक्स वाई प्लेन में रहता है। मींस प्लेन में रहता है, या देख लो किसी भी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, लेकिन एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में होने की वजह से इसका नेम होता है डी एक्स वाई। जो डी वाई जेड होता है, डी वाई जेड जो हमारा रहता है, ये भी हमारा वाई जेड प्लेन में रहता है। डी एक्स जेड हमारा एक्स जेड प्लेन में रहता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग रहता है, वो एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग रहता है। इसको एक्सियल बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा इसको डिटेल में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद इसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बेसिक आइडिया आपको दे दिया किस तरीके से होता है। अब यहां पे गौर से देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां पे क्या बोलता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स में बैक पेयरिंग होता है। बैक पेयरिंग होता है। बैक पेयरिंग टेक्स प्लेस। बैक पेयरिंग क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे डी ऑर्बिटल के, पीछे जाकर के ऑर्बिटल को पेयर्ड कर देता है। मींस हुंड्स रूल के अगेंस्ट में हो जाता है सब कुछ। मींस यहां बैक पेयरिंग होता है। बैक पेयरिंग होने के बाद क्या स्थिति हुआ, तो अब गौर से देखो। थ्री डी हमारा 6 है। अब इस दोनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पीछे चला जाता है, और पीछे जाकर के पीछे वाले ऑर्बिटल को पेयर कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया।
इस तरीका से ये दोनों ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बैक में चला गया, बैक में जाकर के ऑर्बिटल को पेयर्ड कर दिया, इसलिए इसका नेम दिया गया बैक पेयरिंग। अब यहां पे बैक पेयरिंग हो जाता है। अब बैक पेयरिंग होने की वजह से जैसे ही बैक पेयरिंग होगा, बैक पेयरिंग होने के बाद अब आप देखो, बैक पेयरिंग होने के बाद क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा? कोई नहीं बचा। अब बैक पेयरिंग हुई तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं यहां पे रहा। अब हमारा सेंट्रल एटम करता क्या है कि अपने एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करने के लिए। यहां पे सेंट्रल एटम को 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इसके लिए करता क्या है कि तो 3D का भी 2 ऑर्बिटल खाली हो गया है, तो हमारा सेंट्रल एटम 2 3D का यूज करता है ऑर्बिटल, एक एस का यूज करता है, 4s का यूज करता है, और हमारा 3 ऑर्बिटल 4p का यूज करता है। इस तरीका से 2 3 और 2 5, 2 हमारा ये हो गया 3 और 1 हुआ 4 और 4 2 6, मीन्स 6 हो गया सब मिला करके। और 2 d ऑर्बिटल यूज हुआ, एक s यूज हुआ और 3p ऑर्बिटल यूज हुआ, तो कार्बोनेशन हमारा हो जाएगा, उसका नेम होगा sp3d2, क्योंकि एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और 2 d ऑर्बिटल है, इसको बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहां पे क्या है कि हमारे सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल 2 तरह का है, एक 3d भी है और एक 4d भी है। 3d 4s से पहले का है और 4d 4s के बाद का है। तो 4s से पहले वाला, 4s के अंदर वाला d ऑर्बिटल जब यूज होगा तो उसको पहले लिखेंगे, मींस यहां पे हम लोग d स्क्वायर जो लिखे हैं वो d2 जो लिखे हैं इसको sp3 से पहले राइट करेंगे। यहां पे लिखेंगे d2 sp3 hybridization, because here d orbital used in hybridization is inner d orbital which comes before 4s, मींस s से पहले वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो इस हाइब्रिडेशन का नाम हुआ d2 sp3, राइट। यहां पे सेंट्रल एटम d2 sp3 हाइब्रिडेशन करता है, और हाइब्रिडेशन के बाद नाउ सेंट्रल एटम हैज 6 d2 sp3 empty hybridized ऑर्बिटल। अब हमारे सेंट्रल एटम के पास 6 हमारा d2 sp3 hybridized ऑर्बिटल हो गया। अब लिगेंड आता है Cn- आएगा और अपना लोन पेयर डोनेट करके, मींस अपने फुलफिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करा करके इस एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और इस तरीका से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये बॉन्डिंग है, राइट। यहां पे सेंट्रल एटम अपने 4d ऑर्बिटल को कुछ नहीं करता, कुछ यूज नहीं करता है। यहां आइए, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला कि हियर बैक पेयरिंग डजंट टेक प्लेस, यहां बैक पेयरिंग नहीं होता है। बैक पेयरिंग नहीं होने की वजह से यहां पे हमारे 3d ऑर्बिटल में, कोई 3d सबसेल में कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, सब में इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इस बार सेंट्रल एटम अपने 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करने के लिए 3d ऑर्बिटल का यूज नहीं कर सकता है, इसलिए इस बार हमारा सेंट्रल एटम अपना एक 4s ऑर्बिटल का यूज करता है, 3p ऑर्बिटल का यूज करता है, और 2 हमारा 4d का ऑर्बिटल लेता है, राइट। इस तरीका से इस बार भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है sp3d2। इस बार sp3d2 लिखेंगे बिकॉज हियर used d orbitals are comes d orbitals are after 4s ऑर्बिटल, राइट। मींस 4s और 4p के बाहर का d ऑर्बिटल यूज हुआ है, बाद वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। मींस अगर 4s के पहले वाला d ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में यूज होगा तो d को पहले लिखेंगे, बाद में अगर यूज हो तो बाद में लिखेंगे। तो हाइब्रिडेशन sp3d2 हो या d2 sp3 हो, दोनों केस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री सेम रहता है, मींस दोनों केस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहता है, राइट। यहां पे ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। अब हाइब्रिडेशन हो गया। अब हाइब्रिडेशन के बाद, अब नाउ आफ्टर हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम है 6 एम्प्टी sp3d2 hybridized orbitals, so ligand will come to form bond with these
6 एम्प्टी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे हमारा F माइनस आता है, F माइनस लिगेंड आया और अपने फुलफिल्ड ऑर्बिटल से इसके एम्प्टी ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करता है। इन दिस वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड, राइट। अब यहां पे पूछा गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कि हियर बैक पेयरिंग टेक्स प्लेस एंड हियर बैक पेयरिंग डजंट टेक प्लेस, व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला नो आइडिया, मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को नहीं बता पाया, उसी कंफर्म हो गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास बहुत बड़ा डिमेरिट है। वी नीड ए न्यू थ्योरी व्हिच प्रॉपरली एक्सप्लेन्स दिस बैक बॉन्ड बैक पेयरिंग फिनोमेना। बैक पेयरिंग जो हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने वाला कोई थ्योरी चाहिए, जो आगे मैं अगला वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन अभी मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो बता रहा हूं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बैक पेयरिंग को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं था, मींस अनेबल था, मींस वो नहीं कर पाया, राइट। लेकिन हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताया कि यहाँ बैक पेयरिंग होता है जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं पीछे जाकर के और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स यह हो जाता है आपका डाईमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे बैक पेयरिंग नहीं होता है, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है पैरामैग्नेटिक। ये बात बताता है। तो अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो दोनों ही तरह के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया, अब इसका इफेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे क्या क्या होगा। तो देखो जी, सबसे पहला पॉइंट यह है कि यहाँ पे मीन्स इधर तो जगह नहीं है, इसलिए मैं ऊपर वाला पार्ट इसको मिटा करके इधर का लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या क्या है, वर्ड से आप सब देखो। अब इस कॉम्प्लेक्स में यहां पे बैक पेयरिंग हुआ, यहां पे बैक पेयरिंग टेक्स प्लेस, बैक पेयरिंग हुआ, बैक पेयरिंग टेक्स प्लेस, यहां बैक पेयरिंग नहीं हुआ, नहीं हुआ। बैक पेयरिंग होने का इफेक्ट क्या हुआ, बैक पेयरिंग होने का इफेक्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड हो गए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाएगा तो स्पिन कम हो जाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर होने की वजह से स्पिन कम हो गया, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन। जबकि यहां पे बैक पेयरिंग नहीं हुआ है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो स्पिन का वैल्यू यहां पे ज्यादा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। तीसरा पॉइंट, यहां पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन पेयर्ड होता है, इसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। यहां पे स्पिन फ्री है, जब पेयरिंग होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के स्पिन को अपोजिट कर देता है, मींस उसको काउंटर करता है। लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फ्री रहता है, इसको बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि बैक पेयरिंग होने की वजह से यहां पे सेंट्रल एटम का 3D ऑर्बिटल खाली हो गया। 3D खाली होने की वजह से 3D जो डी ऑर्बिटल है वो हमारा इनर डी ऑर्बिटल है, 4s और 4p के रिस्पेक्ट में 3D अंदर है, 4d बाहर है। तो 3D इनर डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में यूज हुआ है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। जबकि इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पे 4D इस्तेमाल होता है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे 3D ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में यूज हुआ है, यहां पे 4D यूज हुआ है। आप बताओ 3D और 4D में एनर्जी किसका ज्यादा होगा, पक्का 4D का होगा, 3D की एनर्जी कम होता है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कम होगा तो इसको बोलेंगे लो एनर्जी कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स, राइट।
हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स। अगला पॉइंट, अगर एनर्जी किसी का लो हो गया तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और ये हो जाएगा लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स। राइट। इनर मीन्स यहां पे इनर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हाइपर का मतलब अंदर कम होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है। तो इस तरीका से मैं दो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। राइट। अब अगला मैं एग्जांपल लेने वाला हूं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स के बॉन्ड को एक्सप्लेन करूंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से। अब ये दो कॉम्प्लेक्स मैं ले रहा हूं साइड बाय साइड, दोनों सेम टाइप का है, लेकिन एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज करो और शेयर करो, दूसरे को बताओ इसके बारे में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ। इससे बहुत स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, आपको भी होगा अगर आप रेगुलर वॉच करोगे तो। देखो जी, अब यहाँ पे ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स निकल, यहाँ पे निकल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो 3d8 4s2। यहाँ पे निकली है तो निकल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d8 4s2। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि Cn का -1 होता है, बाहर 2 चार्ज है, तो 4Cn तो 4 माइनस है, निकल का +2 होगा, तब बाहर चार्ज -2 जाएगा। अब निकेल यहाँ पे +2 के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन जब निकेल से बाहर निकलेगा तो 4s का निकलेगा, 3d का 8 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा। यहाँ आओ, निकेल यहाँ भी 2+ के फॉर्म में है तो 3d8 हो गया। अब हमारा जो निकेल है इसके पास ये 3d ऑर्बिटल है, 3d8, इसके बाद है 4s, इसके बाद है 4p, इसके बाद है 4d, सेम कहानी इधर भी है, 3d 4s 4p एंड 4d। राइट। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल एक एक करके फिल होगा, फिर जब पूरा सब एक एक हो जाएगा सब में तो पेयरिंग शुरू होगा, सब एक एक हो गया पेयरिंग। राइट। सेम थिंग हियर आल्सो। ओके। अब एक्सपेरिमेंट्स क्या पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा है, यह कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स डाई मैग्नेटिक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है। अब डायमैग्नेटिक कैसे हुआ, तो यहां भी सेम कहानी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि यहां बैक पेयरिंग हो गया और यहां बैक पेयरिंग नहीं हुआ। तो बैक पेयरिंग होगा तो क्या होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। आफ्टर बैक पेयरिंग अब बैक पेयरिंग होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें यहां से निकल के पीछे चला जाता है और पीछे के ऑर्बिटल को पेयर्ड कर देता है। बैक पेयरिंग होने के बाद 3d के एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, 4s 4p 4d।
अब यहाँ पे सेंट्रल एटम करता क्या है, और एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि इसका ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर और इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है तो यहाँ पे सेंट्रल एटम करता क्या कि अपना एक 3D का एक ऑर्बिटल खाली हो गया, एक 3D को यूज करता है और एक 4s को यूज करता है, दो 4p को यूज करता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है तो 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 4 ही लिगेंड से बॉन्ड फॉर्म करना है। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के रिक्वायरमेंट के लिए अगर एक डी यूज हो गया, एस तो यूज होना ही होना है, क्योंकि एस तो हाइब्रिडेशन में ऑलवेज यूज होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करता है। ये दोनों मिला के 2 हो गया, तब पी 2 ही रिक्वायरमेंट है तो पी से 2 ले लिया। तो इस तरीका से हाइब्रिडेशन क्या हो गया हमारा, DsP2। अब हमारे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेंट्रल एटम के पास 4DsP2 हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया। अब हमारा जो लिगेंड है वो अपना आता है फुलफिल्ड ऑर्बिटल को लेकर के और इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। राइट, यहां क्या होता है, बैक पेयरिंग यहां तो होता नहीं है, बैक पेयरिंग नहीं होता है तो हमारा 3D का कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से 4 एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट है। तो सेंट्रल एटम करता क्या है कि अपने एक s को और 3 p को मिला देता है और हाइब्रिडेशन कर लेता है sp3। ओके जी, यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 होता है। अब यहाँ भी हमारे निकेल के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब हमारा लिगेंड आएगा Cl माइनस अपने फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ और इस एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। राइट, अब ये होने के बाद यहां भी देखो जी, यहां बैक पेयरिंग हुआ, इस कॉम्प्लेक्स में बैक पेयरिंग हुआ, यहां बैक पेयरिंग नहीं हुआ, इस कॉम्प्लेक्स में बैक पेयरिंग होने की वजह से स्पिन कम हो गया, तो इसको लिखेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको लिखेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बैक पेयरिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हाइब्रिडेशन में 3D ऑर्बिटल यूज हुआ है और यहाँ पे उसके बदले में 4p यूज हुआ है। 3D और 4p में एनर्जी किसका ज्यादा होता है जी, एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो आपको पता है एनर्जी देखने का तरीका क्या, N+L रूल। इसका N3 है, इसका L2 होता है, N+L5 हो गया, इसका N4 है और इसका L1 होता है, N+L5 हो गया। जब दोनों का N+L का वैल्यू सेम हो गया तो कौन डिसाइड करेगा, when N+L value is same for more than one orbitals then principal quantum number decides energy। जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। इस तरीका से 4p की एनर्जी 3D से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देख लो, इस कॉम्प्लेक्स में 3D ऑर्बिटल यूज हुआ है और यहाँ पे उसके बदले में 4p यूज हुआ है। 4p की एनर्जी ज्यादा होता है 3D से, इसलिए इसको बोलेंगे लो एनर्जी कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स। जिसका एनर्जी लो रहता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसको बोलेंगे मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम लोग इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इनर ऑर्बिटल की बात नहीं है। इनर और आउटर ऑर्बिटल का बात कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ओके, तो इस तरीका से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करके यह यूज करके कंपाउंड को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया, आपको नहीं पता चला कि बैक बॉन्डिंग के बैक पेयरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और इस थ्योरी को देखकर ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास मेजर डिमेरिट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास बहुत सारे डिमेरिट्स है। तो अब मैं समराइज करने जा रहा हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के उस डिमेरिट्स को, जिसकी वजह से हमें न्यू थ्योरी का रिक्वायरमेंट होने जा रहा है। ये हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डिमेरिट्स है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं हुआ। पहला, दिस थ्योरी
This theory assumes pure coordinate covalent bond exist between central atom and ligand. प्योर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यही सबसे बड़ा डिमेरिट है. प्योर बोल दिया मींस ओनली कोवेलेंट बॉन्ड ही रहता है, ये प्रॉब्लम है. दूसरा, दिस थ्योरी डजंट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिवली. किसी भी चीज का स्टडी दो तरीका से होता है, एक होता है क्वालिटेटिवली, एक होता है क्वांटिटेटिवली. तो क्वालिटेटिवली तो बताता है कि नहीं ये मैग्नेटिक होगा, ये मैग्नेटिक नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटेटिवली नहीं बता पाता है. मींस किस कॉम्प्लेक्स के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसको एग्जैक्टली नहीं बता पाता है. तीसरा, इट डजंट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. यह थ्योरी ये भी नहीं बता पाता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, कौन सा कलरलेस होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता है. चौथा डिमेरिट, इट डजंट गिव द आइडिया अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हिच कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, लेकिन ये थ्योरी नहीं बताता है कि कब स्क्वायर प्लेनर होगा, कब टेट्राहेड्रल होगा, जो कि इसका एक बड़ा सा डिमेरिट है. और लास्ट डिमेरिट, दिस थ्योरी डजंट डिस्टिंग्विश वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड. मींस स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है. मींस ये नहीं बता पाता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा लिगेंड वीक होगा. राइट, तेरे डिमेरिट है. इस सब डिमेरिट की वजह से हमें एक न्यू थ्योरी पढ़ना होगा, इसका नेम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा. तब तक धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो.